हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन वो 70 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बायो के अंदर जो आपके पेपर में आएंगे, 100% आएंगे। इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए। मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया था कि आपको यदि 56 में से 56 नंबर चाहिए तो इन क्वेश्चनों को हल एक बार कर लेना, इनको याद कर लेना। इनमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। उनका हल करते हैं अपन। देखो, कुछ एक क्वेश्चनों के वीडियो हैं, उनकी क्लास से आप देख लेना। बाकी जो नहीं है उनकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, उनमें से यदि अपन पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न छोटा है और उसमें परिभाषा है कि बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो देखो, सामान्यतः क्या होता है कि एक बीज से एक ही भ्रूण का विकास होता है। एक बीज से एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर एक बीज से अनेक भ्रूणों का विकास हो जाता है। अनेक भ्रूण बन जाते हैं, एक बीज से अनेक भ्रूण बन जाते हैं। इसी क्रिया को बहुभ्रूणता कहा जाता है। क्या लिखना है परीक्षा में कि सामान्यतः एक बीज से एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में एक बीज से अनेक भ्रूण का विकास हो जाता है। इसी क्रिया को बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। जैसे अपने संतरा है, मौसमी है, नींबू है ना, एलियम है, इनके अंदर बहुभ्रूणता मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन था। चलो, दूसरा क्वेश्चन है अपना कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का बेटा जी पूरा वीडियो है, पूरी क्लास ली हुई है, वो आप नीचे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। इसमें याद रखने की बात यही है कि नर के अंदर और मादा के अंदर, नर में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और मादा में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। जब युग्मकों का निर्माण होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो मादा में तो अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, लेकिन नर के अंदर समसूत्री विभाजन ही होता है। समसूत्री विभाजन ही होता है और 16 गुणसूत्रों वाला युग्मक बन जाता है और ये मादा के अंदर 2 गुणसूत्र। अब ये नर का 16 गुणसूत्रों वाला युग्मक इस मादा के 16 गुणसूत्रों वाले से मिलेगा, तो ये 32 गुणसूत्रों वाली एक संतति प्राप्त होगी। और 32 गुणसूत्र तो देखो मादा में होते हैं, तो ये मादा का विकास हो जाएगा। ये मधुमक्खी मादा बन जाएगी और ये है, ये नर बनेगा। ये बिना निषेचन किए नर बनेगा, तो ये इसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन के द्वारा ये नर का निर्माण होता है। ये नर है, इसकी ऐसी क्षमता है कि इसके देखो पापा नहीं होता है, ये तो ऐसे ही बना है, तो इसके पापा तो नहीं होता है, लेकिन इसके तो देखो पापा था इस मादा के, तो वो इसका दादा हुआ, तो इसके दादा होता है। तो याद रखना, मधुमक्खी में नर के है ना पापा नहीं होते हैं, दादा होता है, दादा होता है। और ये जो मादा बनी है, इस मादा के अंदर देखो, मधुमक्खी जो मादा बनी है, इसमें भी मादा 2 प्रकार की बनती है। 2 प्रकार की बनती है। जो मादा मधुमक्खी लार्वा का सेवन करती है, लार्वा का सेवन करती है, वो तो रानी मधुमक्खी बनती है, वो तो रानी बनती है। और जो मादा मधुमक्खी है, जो पुष्पों का रस चूसती है, पुष्पों का रस, मकरंद इसको कहते हैं, मकरंद को जो ग्रहण करती है, वो श्रमिक बनती है। वो क्या बनती है, श्रमिक बनती है। ये जनन योग्य नहीं होती है और ये जनन योग्य होती है। तो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है। इसमें देखो यहाँ द्विगुणित मादा का निर्माण हुआ है और यहाँ अगुणित नर का निर्माण हुआ है, तो इस लिंग निर्धारण को कहा जाता है अगुणित द्विगुणिता प्रकार का लिंग निर्धारण। तो मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणिता प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ठीक है, ये मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। पूरा वीडियो देखना चाहो तो प्ले लिस्ट में है, देख लेना। अभी टाइम कम है, परीक्षा के आपको 5-6 दिन है, तो मैं
5-6 दिन के हिसाब से ये आपको करवा रहा हूं। चलो अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है प्रारंभक कोडोन और समापक कोडोन। प्रारंभन कोडोन और एक अपना समापन कोडोन। समापन कोडोन तो याद रखना, प्रारंभन कोडोन तो बेटा AUG और GUG होते हैं। प्रारंभन कोडोन तो क्या होते हैं? AUG और GUG होते हैं। और समापन कोडोन याद रखना UAA, UAG और UGA। ये तीन अपने समापन कोडोन है और ये प्रारंभन कोडोन है। याद रख लेना, प्रारंभन कोडोन क्या है? AUG और GUG। समापन कोडोन क्या है? UAA, UAG और UGA। ये समापन कोडोन है। छोटा क्वेश्चन आएगा इसका, आ सकता है। चलो चौथा क्वेश्चन है नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से हैं? यहां से भी क्वेश्चन आएगा आपके, नाइट्रोजनी क्षारक। तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं वो बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्यूरिन क्षारक और एक पिरिमिडिन क्षारक। एक तो प्यूरिन क्षारक और एक पिरिमिडिन क्षारक। याद रखना, प्यूरिन क्षारक है वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और जो पिरिमिडिन क्षारक है वो आपके थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये पिरिमिडिन क्षारक होते हैं। प्यूरिन क्षारक तो कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन क्षारक कौन से? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, इसको ए से लिखा जाता है, इसको जी से लिखा जाता है, इसको टी से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं, इसको यू से लिखते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं? तो देखो, डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है। ये चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक हैं, ये डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए के अंदर याद रखना, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से कैसा भी क्वेश्चन आए कि ऐसे नाइट्रोजनी क्षारक जो केवल डीएनए में पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ऐसे नाइट्रोजनी क्षारक जो आरएनए में पाए जाते हैं, तो थाइमिन को छोड़ के अपना यूरेसिल। ठीक है, चलो ये कर देना आप। अब याद रखना, इसी में एक और बता देता हूं, एक चारगाफ का नियम है बेटा। चारगाफ का नियम, चारगाफ का नियम कहता है कि ए बराबर टी और सी बराबर जी। ये चारगाफ का नियम है कि जितनी डीएनए में एडेनिन की मात्रा होती है उतनी ही मात्रा थाइमिन की होती है, और जितनी साइटोसिन की होती है उतनी ही मात्रा ग्वानिन की होती है। ठीक है, मतलब ए टी से जुड़ा रहता है और सी है वो जी से जुड़ा रहता है, इनकी मात्राएं बराबर होती हैं। याद ऐसे भी रख लेना कि डीएनए का एक प्यूरिन क्षारक है, जैसे एडेनिन है वो डीएनए में थाइमिन से जुड़ा रहता है, तो एक प्यूरिन क्षारक है वो दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से जुड़ा रहता है। ध्यान देखो, सी है, साइटोसिन है, वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्वानिन से जुड़ा हुआ। मतलब एक प्यूरिन क्षारक है वो दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से जुड़ा रहता है। चलो इतनी बातें याद रखोगे आप। पांचवा क्वेश्चन है अपना, यदि किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा 20% है तो अन्य क्षारकों की मात्रा क्या होगी? देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि कहता है यदि किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा 20% है तो अन्य क्षारकों की मात्रा कितनी होगी? तो अन्य क्षारक तो देखो पता ही आपको, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये है डीएनए में। तो पूछ रहा है कि अन्य क्षारकों की मात्रा कितनी होगी। तो देखो, यदि एडेनिन की मात्रा कितनी है?
20% है डीएनए में। अब वो अपना चारगाफ का नियम लेके आए अपन। चारगाफ का नियम क्या कहता है? ए बराबर टी और सी बराबर जी। अब एडेनिन की 20% है तो थाइमिन की भी कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी, क्योंकि ए के बराबर तो टी है। चलो अब दोनों की इनकी देखो, यदि कुल 100% है तो 20 और 20 कितना हो गया? 40%, है ना। अब 40% मात्रा में एडेनिन और थाइमिन आ गए। अब साइटोसिन की मात्रा उतनी है जितनी ग्वानिन की है, क्योंकि सी बराबर जी है। कारगाफ क्या कहते हैं कि सी बराबर जी है। तो कुल मात्रा कितनी बच गई अपने पास? 60% बच गई है। तो 60/2 बराबर 30%, मतलब एक साइटोसिन की भी 30% और ग्वानिन की भी 30%। ठीक है। तो यदि किसी एक की मात्रा दी रखे आपको और अन्य की पूछे तो आसानी से अपन चारगाफ के नियम के अनुसार इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, आएगा पक्का ही। चलो अगला देखो। छठा क्वेश्चन है इसमें आपका कि सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो ये बेटा जी एक रोग है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक रोग है। और रोग भी कैसा है कि इस रोग के अंदर होता क्या? पहले तो इसके लक्षण की यदि बात करें तो खून की कमी हो जाती है। कोशिका है वो हाशिए के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको हाशियाकार रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाशियाकार रोग भी। क्यों होता है ये? तो ये बेटा जी बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसका भी वीडियो है प्ले लिस्ट में, उसको देख लेना आप। इसमें क्या होता है बिंदु उत्परिवर्तन होने के कारण कि इसके अंदर है ना GAG एक त्रिक है, कोडोन है, इसका प्रतिस्थापन हो जाता है। इसके स्थान पर दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक आ जाता है और GAG का प्रतिस्थापन GUG कर देता है। GUG है वो GAG के स्थान पर आ जाने से सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये क्या है? दोनों रोगों के बारे में पूछा जाएगा आपको। एक तो डाउन सिंड्रोम और एक टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये दोनों भी बेटा जी प्ले लिस्ट में है, वीडियो के अंदर पूरी क्लास है इनकी, देख लेना आप। इतना थोड़ा सा याद रखना कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या एक अधिक हो जाती है तो 47 हो जाती है, और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है तो इसमें 45 हो जाती है। ठीक है, दोनों प्ले लिस्ट में है, देख लेना आप। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें अपन। मानव विकास के चरणों में विभिन्न देखो अगला क्वेश्चन है अपना 8 का क्वेश्चन है कि मानव विकास के चरणों में मस्तिष्क क्षमता और उनके प्राप्ति महाद्वीप, इसका पूरा वीडियो अपने प्लेलिस्ट में है, मैंने डाल रखा है। उनमें से जैसे रामापेथिकस है, होमो हेबिलस है, होमो इरेक्टस है, उनके मस्तिष्क की क्षमता और वो किन किन महाद्वीपों में मिले थे, ये दोनों चीज बेटा याद कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इनकी मस्तिष्क की जो क्षमता है वो आप वीडियो के अंदर देख लोगे। चलो अगला है समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग किसे कहते हैं? ठीक है, याद रखना बेटा जी, यहां मैं जात का मतलब लिखता हूं उद्भव व विकास। जात का मतलब क्या है? उद्भव व विकास। ऐसे अंग, देखो क्या लिखा मैंने, समजात अंग किसे कहते हैं? ऐसे अंग जिनका उद्भव व विकास तो समान हो, उद्भव और विकास तो समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। इसे कहते हैं ऐसे अंग जिनका उद्भव और विकास तो समान हो और कार्य अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपात, मनुष्य के हाथों के अंदर जो अपने
अस्थियां पाई जाती हैं, जो अंगुलियों की जो हड्डियां पाई जाती है, टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, रेडियस है, अल्ना है, ये अस्थियां घोड़े के अग्रपादों में पाई जाती हैं। मतलब क्या कि उद्भव और विकास तो दोनों का समान, लेकिन मनुष्य के हाथों का कार्य क्या है? देखो, लिखना है, कार्य करना है ना? जबकि घोड़े के पैरों का कार्य एक ही है, दौड़ना, चलना। ठीक है ना? तो दोनों का कार्य तो क्या है? अलग अलग है, लेकिन उद्भव और विकास समान है। तो जब उद्भव और विकास समान हो और कार्य अलग अलग हो, तो ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल में बोलूं कि चमगादड़ के पंख और डॉल्फिन के पंख। चमगादड़ के पंखों का विकास भी त्वचा से ही होता है, और डॉल्फिन के जो पंख हैं उसके, या मछली के फ्लेपर, उनका विकास भी किससे होता है? त्वचा से ही होता है। लेकिन मछलियों का कार्य तो क्या है? तैरना है, जबकि चमगादड़ का कार्य क्या है? उड़ना है, पंखों का कार्य। तो ये अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। ठीक है, चलो समवर्ती को भी देख लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना उसको भी। अगला देखो, सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी कवक। तो सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी जो कवक है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, और वो वीडियो में पूरा है, एक वीडियो है उसका देख लेना, सेकेरोमाइसीज सेरिवेसी। सेरिवेसी, ठीक है? इसको बेटा याद रखना, बेकरिस्ट या ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है, ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है। ये एक कवक है, इसका उपयोग बेकरी के उद्योग में किया जाता है, इसलिए इसको बेकरी या ब्रीवर्स यीस्ट कहा जाता है। इसका उपयोग शराब बनाने के अंदर किया जाता है। ठीक है ना? बहुत सारी प्रकार की शराब बनती है, उनका वीडियो है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको देख लेना आप एक बार, वो वीडियो पक्का देखना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलो इसके बाद देखते, प्रतिरक्षा को समझाइए। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, और प्रतिरक्षा का भी एक पूरा वीडियो है, उसको आप देख लेना। ठीक है ना? रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में स्वयं में ही क्षमता पाई जाती है, इसी को प्रतिरक्षा कहते हैं। और प्रतिरक्षा के यदि प्रकारों की बात करें तो सहज प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा दो हैं। तो एक तो ऐसी प्रतिरक्षा जो अपन में अंदर जन्म से ही पाई जाती है, और एक ऐसी प्रतिरक्षा दूसरी जो अपने टीकों के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश करवाई जाती है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा का बेटा जी पढ़ लेना। चलो, एक पनीर के प्रकार, केफिर, दुग्ध और एस्परजिलस, इन जीवाणुओं के बारे में पढ़ लेना। पनीर, दुग्ध, केफिर और एस्परजिलस, इनके प्लेलिस्ट के अंदर पूरे वीडियो हैं, तो इनको बेटा जी देखने की कोशिश कर लेना। ठीक है, एक बेटा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेना पूरे को। लघु बीजाणु धानी की संरचना। ठीक है, पुष्प का नर जनन जो भाग होता है, उसमें लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु धानी के अंदर ही होता है। तो लघु बीजाणु धानी की जो संरचना है पादपों के अंदर, पहले पार्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आने की संभावना है, देख लेना आप। ये भी अपने वीडियो के अंदर है, नीचे प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा है। पराग, अगला क्वेश्चन है परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण किस प्रकार से होता है? परागकण का अंकुरण, तो जब परागकण परागण की क्रिया संपन्न करता है तो वर्तिकाग्र के ऊपर गिरता है, उसी समय उसके जनन छिद्रों द्वारा एक नलिका निकलती है, जिसको पराग नलिका कहते हैं। और पराग नलिका नीचे बीजांड में और अंड कोशिका तक जाती है। इसी क्रिया को परागकण का अंकुरण कहते हैं। पूरा प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं? क्या है? आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में कितनी कोशिका व कितने केंद्रक होते हैं? तो बेटा याद रखना, ये भी पूरा वीडियो है, थोड़ा बता देता हूं। 7 कोशिकाएं होती हैं
और 8 केंद्रक होती है। आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। चलो एक सहप्रभाविता को देख लेना, मेंडल वाले पाठ में है, आनुवांशिकी वाले पाठ में है। सहप्रभाविता, इसका एग्जाम्पल भी देख लेना, ठीक है। नीचे देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। एक बेटा बहिर्स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण पिछली बार परीक्षा में आ चुका है, अब की बार बहिर्स्थानीय संरक्षण आने की संभावना है, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देख लेना। आणविक कैंची या रासायनिक चाकू किस एंजाइम को कहा जाता है? आणविक कैंची या रासायनिक चाकू किस एंजाइम को? तो जो डीएनए पुनर्योजक डीएनए तकनीकी प्रक्रिया के अंदर डीएनए को काटा जाता है, तो उस डीएनए को काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इसका प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है, और इस प्रतिबंधन एंजाइम को क्या कहा जाता है? आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम है वो बेटा याद रखना हिंद सेकंड है। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? हिंद सेकंड है। चलो आगे देखो, 20 का क्वेश्चन है अपना, नोट करते जाना इनको साथ साथ, फिर आराम से पढ़ लेना, क्लास ले लेना, वीडियो के अंदर ले लेना। और देखो अगला क्वेश्चन है 20 का अपना, गोल्डन राइस क्या है? राइस, सुपर पोटैटो और एक बीटी कपास, इन तीनों के बारे में पढ़ लेना। ये जीएमओ पादप है, तीनों ट्रांसजेनिक पादप तैयार किए गए हैं। गोल्डन राइस एक विटामिन ए से भरपूर चावल है जो ट्रांसजेनिक विधि द्वारा तैयार किया गया पादप। सुपर पोटैटो आलू है जिसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। बीटी कपास, बेसिलस थूरिजिएसिस एक जीवाणु है और ये कपास के अंदर रोग फैलाता था, तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कपास की फसल तैयार कर ली जिसमें बीटी को पहले से ही प्रवेश करवा के उसके प्रति उसको प्रतिरोधी बना दिया गया है। उसके अंदर पहले से प्रतिरक्षा डाल दी गई है बीटी के प्रति, और उस पादप का नाम निकाल दिया बीटी कपास। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, सारे तीनों इंपॉर्टेंट हैं, देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है 21 का, ये कहता है, ये भी पक्का आएगा बेटा, यदि किसी डीएनए का एक रज्जुक, क्या कहता है, यदि किसी डीएनए का एक रज्जुक 5 डेज से चालू होके ATCG और 3 डेज है, तो इसका पूरक रज्जुक क्या होगा? यदि किसी डीएनए का एक रज्जुक ये है तो इसका पूरक रज्जुक क्या होगा? ठीक है, अभी बताया था मैंने कि चारगाफ के नियमानुसार एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो इसका पूरक रज्जुक पूछा तो एडेनिन थाइमिन से जुड़ेगा, थाइमिन है वो एडेनिन से जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा, एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, साइटोसिन ग्वानिन से और ग्वानिन, और यहाँ 5 डेज है तो यहाँ 3 डेज है तो यहाँ 5 डेज, और यहाँ 5 डेज है तो यहाँ 3 डेज। ये इस प्रकार से संरचना बनी। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना 22 का क्वेश्चन, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन किसे कहते हैं?
उत्परिवर्तजन मतलब उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारक क्या है, इसका 2 दिन पहले का ही वीडियो है अपना क्लास, उसको पूरी को देख लेना आप, उसमें पूरा मैंने विस्तार से समझाया है। ठीक है, चलो 23 का क्वेश्चन है, ये तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन कि अंड जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो अंड जनन की प्रक्रिया, अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। अंड जनन की चलो मैं बता देता हूं थोड़ा। देखो अंड जनन क्या है कि एक द्विगुणित मादा जर्म सेल है, जर्म कोशिका है, और इसके अंदर समसूत्री विभाजन होकर ये 2 द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोबारा इसमें समसूत्री विभाजन होकर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और दोबारा इनमें समसूत्री विभाजन होकर 8 प्राथमिक मादा जर्म कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इन मादा जर्म को, ये जो प्रावस्था हुई है, ये अंड जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। एक को बोलते हैं गुणन प्रावस्था, मल्टीपल फेज, दूसरी को बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। इनमें से कोई सी भी एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, इस वृद्धि की हुई कोशिका को oogonia कहा जाता है, और अन्य जो कोशिकाएं वो इसके चारों ओर एक आवरण बना लेती हैं जिसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, और आपको पूरा अंडाशय के अंदर जो अपनी क्लास है उसमें मिल जाएगा। यहाँ केवल मैं अंड जनन को बता रहा हूँ। अब इस वृद्धि की हुई कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये दोनों अगुणित कोशिकाएं दोबारा से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करती हैं और 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रावस्था को बोलते हैं परिपक्व प्रावस्था, मेच्योर फेज, मेच्योर फेज। ठीक है, ये जो 4 कोशिकाएं बनी हैं अंड जनन की प्रक्रिया में, इनमें से 3 तो ये निष्क्रिय पिंड होती हैं, और एक जो कोशिका बनी है अगुणित कोशिका, वो अंडाणु का कार्य करती है। तो मादा में एक मादा जर्म कोशिका द्वारा कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? 1 अंडाणु का निर्माण होता है। जबकि नर में कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक नर जर्म कोशिका द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि मादा में मादा जर्म कोशिका द्वारा 1 ही अंडाणु का निर्माण होता है। चलो देख लेना इसको। चलो अगला अपना क्वेश्चन है अंडाशय की संरचना का सचित्र वर्णन। तो इसका क्वेश्चन है अंडाशय की संरचना का सचित्र वर्णन। ठीक है, इसमें से तो बेटा पक्का क्वेश्चन आएगा, या तो ये पूरा आ जाए, नहीं तो इसमें से छोटा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो है अपना प्लेलिस्ट के अंदर, अंडाशय की संरचना का बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, उसको देख लेना, इसमें से छोटे क्वेश्चन आने की भी संभावना है। ठीक है, चलो एक अनुलेखन और अनुवादन, इसको भी बेटा जी पूरे को पढ़ के जाना है। अनुलेखन की पूरी प्रक्रिया, अनुवादन की पूरी प्रक्रिया। देखो डीएनए से और एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से एमआरएनए के निर्माण होने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, दोनों को पूरा विस्तार से एक बार पढ़ लेना। ये अपने 25 क्वेश्चन है। चलो एक 26 का क्वेश्चन है, इसमें बेटा आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। क्लोवर लीफ मॉडल, इस क्लोवर लीफ मॉडल को पढ़ लेना, परीक्षा में आने की संभावना है।
प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक देखो क्वेश्चन 27 को पढ़ लेना। वर्दी का चर घातांकी मॉडल, वर्दी का चर घातांकी मॉडल अब की बार परीक्षा में आने की संभावना है, देख लेना। एक हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत भी देखना बेटा, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, इसको भी देखने की कोशिश करना, परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, और एक देखो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हैं, वो तो आती है परीक्षा में, सहभोजिता है, सहोपकारिता है, सरल है सारी, सहभोजिता है, सहोपकारिता है, एक परभक्षण है, परजीविता है, एक स्पर्धा है, स्पर्धा है। ठीक है, देखो जब दो जीवों की लड़ाई हो रही है, एक जीव ऐसा है उसको लाभ हो रहा है और एक जीव ऐसा उसको न लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है, इस प्रक्रिया को सहभोजिता कहा जाता है। ठीक है, सहोपकारिता ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर दो जीवों का विकास हो रहा है और दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ हो रहा है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, सहोपकारिता। इसमें से क्वेश्चन बड़े अटपटे आते हैं। जैसे सहोपकारिता में बताऊं आपको कि एक जलाशय है, उसके अंदर शैवाल है, जलाशय के अंदर क्या है, शैवाल है, और जलीय जीव भी है, दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो सहोपकारिता है कि जलाशय के अंदर जो शैवाल हैं वो भी उन जीवों से अपना भोजन बना रहे हैं और शैवालों से वो अपना भोजन बना रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, ये सहोपकारिता है। एक को फायदा, एक को कोई नुकसान नहीं, तो ये सहभोजिता है। परभक्षण, एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर जाता है, ये परभक्षण है, इसमें एक को नुकसान है और एक को लाभ है, एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है। ठीक है, परभक्षण जैसे बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई हो जाए, कुत्ता है वो बिल्ली को खा जाए, भोजन के लिए करते हैं। लड़ाइयां किसके लिए होती है, भोजन के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाइयां होती हैं, तो रहने आवास के लिए, भोजन के लिए, इनके लिए जब लड़ाइयां होती हैं और एक जीव जब दूसरे जीव को नष्ट कर दे तो परभक्षण है। परजीविता, परजीविता के अंदर ऐसे छोटे जीव जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं, दूसरों के शरीर से अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनमें एक को तो नुकसान हो रहा है और एक को फायदा हो रहा है। जैसे परजीविता के अंदर बताऊं आपको, जैसे लड़कियों के बालों में ढेरे पड़ जाना, अब ढेरे को तो फायदा है क्योंकि वो तो खून पी रहा है, लेकिन लड़की को नुकसान है ना, लड़कों के भी पड़ते हैं हालांकि, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ एक जैसे पशुओं के शरीर के ऊपर कुछ छोटे छोटे जानवर लगे रहते हैं, तो उनको फायदा है, पशु को नुकसान है, तो ये परजीविता है। स्पर्धा, स्पर्धा के अंदर दो कुत्तों की लड़ाई हो रही है और भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, बीच में बिल्ली उनकी रोटी उठा के ले जाती है। स्पर्धा के अंदर दोनों को नुकसान होता है, दोनों को नुकसान होता है, तीसरे को लाभ हो जाता है, तीसरा ही लेके भाग जाता है। तो इनको देख लेना एक बार, इनमें से प्रश्न आने की पक्की संभावना है। चलो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, 30 का क्वेश्चन है अपना, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। इसका बेटा जी प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो है, देख लेना। प्लाज्मोडियम में मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसकी लार के अंदर स्पोरोजोइट पाया जाता है, या अपन कहते हैं कि प्लाज्मोडियम पाया जाता है। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, तो मलेरिया का रोग कारक क्या है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का रोगवाहक, रोगवाहक मतलब रोग को फैलाने वाला, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, और जब प्लाज्मोडियम मच्छर से, मच्छर की लार से मनुष्य के रक्त में प्रवेश करता है, तो इसकी
विभिन्न प्रावस्थाएं, इसकी जो संक्रमणकारी प्रावस्था जो मनुष्य में पहली बार आती है उसको स्पोरोजोइट कहा जाता है। स्पोरोजोइट रक्त पी के मोटा हो जाता है, उसको साइजोंट कहा जाता है। फिर साइजोंट के अंदर और बहुविखंडन होता है और उससे क्रिप्टोमीरोजोइट का निर्माण होता है, मीरोजोइट का निर्माण होता है और क्रिप्टोमीरोजोइट बहुत सारे बन जाते हैं और उनसे फिर ट्रोफोजोइट का निर्माण होता है, ट्रोफोजोइट का निर्माण होता है। और फिर बेटा जी ये ट्रोफोजोइट खून पीता है तो ये फट जाता है और मलेरिया मनुष्य के आ जाती है। इसका पूरे का बेटा प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख लेना आप। चलो अगले प्रश्न की बात करें। विभिन्न रोगों के रोग कारकों के नाम लिखो। विभिन्न रोगों हैं उनके रोग कारकों के नाम है। तो एक तो बेटा जी देखो जुकाम है, इसका याद रखना विषाणु जनित रोग है और राइनो विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? राइनो विषाणु के कारण होता है। दूसरा इसमें टीबी है, टीबी है। टीबी को बेटा याद रखना परीक्षा में आ सकता है, यक्ष्मा भी कहते हैं, इसको दमा भी कहते हैं और इसका रोग कारक है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। चलो तीसरा है अपना हेजा, हेजे का रोग कारक है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी हेजे का रोग कारक है। अगला है अपना न्यूमोनिया, न्यूमोनिया इसका रोग कारक है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अगला रोग है अपना टाइफाइड, टाइफाइड इसका है अपना साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। अगला है अपना टिटनस, इसका है अपना क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और अगला अपना एड्स, ये विषाणु जनित है, इसका है अपना HIV। और अगला है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया इसका है कोरिनो बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। एक है अपना मलेरिया का, अभी मैंने बता ही दिया है, प्लाज्मोडियम है। एक है अमीबता, अमीबता या अमीबाइसिस भी कहते हैं, इसका है अपना एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये कुछ एक रोगों के रोग कारक हैं, इनको याद रखते हैं। ठीक है। चलो देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना 32 का और ये है बेटा प्रतिरक्षी अणु की संरचना, चित्र है इसमें, प्रतिरक्षी की अणु की संरचना का वर्णन है। प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है अपना, देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है अपना 33 का है, पारितंत्र किसे कहते हैं? पोषक स्तर, खाद्य श्रृंखला, जैविक व अजैविक घटक। पारितंत्र मतलब ये किसकी बात कर रहा है? इकोसिस्टम की बात कर रहा है, इकोलॉजी, पारिस्थिति की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसमें पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पूरा प्रश्न आने की संभावना है। देखो एक बार थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र के पहले में सबसे तंत्र के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है वेदत्ता जी, एजी टेंसले। इसने बताया, एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसका पारितंत्र मतलब इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ओडम ने किया, तो याद रखना।
ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। इतनी बातें तो आप याद रखेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो मैं कहता हूं कि जीवों का वातावरण के साथ या वायुमंडल के साथ आपस में अंतर संबंध ही पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या बोला मैं? जीवों का वायुमंडल के साथ आपस में अंतर संबंध ही पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। और इसको एक तंत्र के रूप में व्यवस्थित करना पारितंत्र कहलाता है, ठीक है। मतलब जीव अपन है, अपन क्या बिना वायु के जीवित रह सकते हैं? बिना जल के जीवित रह सकते हैं? यही है वायुमंडल में। बिना मृदा के जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो अपना इसके साथ कुछ संबंध है और इसी संबंध को पारितंत्र कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ये दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना रहता है। अजैविक घटक है और एक जैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक याद रखना सारे निर्जीव होते हैं, जैविक घटक सारे सजीव होते हैं। अजैविक घटकों की बात करूं तो जैसे तापमान है, अभी बताए मैंने, वायु है, मृदा है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, समुद्र है, तालाब है, ये सारे ही हैं। क्या इनके बिना अपन जीवित रह सकते? नहीं रह सकते। तो अजैविक घटकों के बिना अपन जीवित नहीं रह, निर्जीव होते हुए भी पारितंत्र को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जो जैविक घटक हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वे होते हैं जो किसी पारितंत्र का प्रारंभ करने वाले होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो सीधे भोजन के लिए उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, इनको खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो सभी शाकाहारी जीव, जैसे बकरी है, खरगोश है, भैंस है, टिड्डा है ना, ये सारे के सारे क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो इनको भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सारे क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। अब तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च उपभोक्ता है, शेर है, मानव है, चित्ता है, बाज है, ये सारे क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। अपघटक क्या होते हैं? इन सबके उत्पादकों के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सबके मर्त अवशेष हैं। उन मर्त अवशेषों को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। इन मर्त अवशेषों के अंदर कुछ जीवाणु विकसित होते हैं और वो उनके शरीर का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, अपघटन करते हैं, गलाते हैं। उसी क्रिया को अपघटक कहा जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है, इसी को पारितंत्र कहते हैं। देखो कैसे चलता रहता है। एक मैं पारितंत्र या खाद्य जाल आपको बना के दिखाता हूं। खाद्य जाल यदि आए तो आपको ऐसे बनानी है। कैसे बनानी है? देखो कि यहां मैं एक वृक्ष का चित्र बनाता हूं, ठीक है। पेड़ पौधों को किसने खाया? जैसे बकरी ने खाया है, चूहे ने ग्रहण किया है, चूहा है, ठीक है, जैसे खरगोश है, इनके चित्र बनाने दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा जी? प्राथमिक उपभोक्ता है। इनको कौन खाए? कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, ये सारे के सारे क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। इनको किसने ग्रहण किया है? शेर है, बाज है, चीता है, इन्होंने खाया, मानव है, ये है, ये तृतीयक उपभोक्ता है। इन सब के मर्त अवशेष उनको अपघटकों द्वारा अपघटित हुए हैं, वो मृदा में जाएंगे, मतलब दोबारा से पेड़ को मिलेंगे।
तो इस प्रकार से चक्कर, और पेड़ को सूर्य का प्रकाश मतलब अजैविक घटक के रूप में मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से चक्कर लगातार चलता रहता है, इसी को पारित तंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलो इसी में पारित तंत्र में ही खाद्य श्रृंखला की बात कर रखी है। खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला बेटा जी 3 प्रकार की होती है। चारण खाद्य श्रृंखला, एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला, एक होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। चारण खाद्य श्रृंखला, देखो ये खाद्य श्रृंखला है, ये उत्पादकों से प्रारंभ होकर, पहले मैं चारण लिख रहा हूं, देखो उत्पादक मतलब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को किसने खाया? छोटे जीव, बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया? कुत्ता ने खाया। कुत्ते को किसने खाया? शेर ने खाया। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जो उत्पादकों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों में और छोटे जीवों से बड़े जीवों में जाती है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अपरद खाद्य श्रृंखला, ये सड़े गले मृत पदार्थों से प्रारंभ होती है। तो सड़े गले मृत पदार्थ, जैसे मैं लिख देता हूं, अपरद ही लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। कतरे के ढेर के अंदर केचुए पैदा होते हैं। केचुआ, केचुए को चिड़िया खाती है, चिड़िया को सर्प खाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ऐसी खाद्य श्रृंखला जो सड़े गले मृत पदार्थों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों में और छोटे जीवों से बड़े जीवों में जाती है, अपरद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला, देखो उत्पादकों से प्रारंभ होती है, बकरी, कुत्ता, और कुत्ते के शरीर के ऊपर वो मक्खी लगी रहती है, उनको कहते हैं बुग, लगी रहती है ना। या बकरी के शरीर के ऊपर जू पड़ जाए, है ना। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला, या यहां मैं लिख दूं कुत्ता और लास्ट में लिख दूं मैं मानव, और मानव के जू पड़ जाए। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से प्रारंभ होकर छोटे जीवों में, छोटे जीवों से बड़े जीवों में, और बड़े जीवों से पुनः छोटे जीवों में आती है, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आता है बेटा जी इसमें पारित तंत्र में, पूरा बता दिया मैंने आपको। पारिस्थितिकी पिरामिड याद कर लेना, पोषक स्तरों को उनके संख्या के अनुसार लिखना, जैव संख्या पिरामिड, भार के अनुसार लिखना भार पिरामिड। 2 प्रकार के होते हैं, सीधे पिरामिड और उल्टे पिरामिड। ये सीधा पिरामिड है, ये उल्टा पिरामिड है। आधार भाग में हमेशा उत्पादकों की संख्या लिखी जाती है, यहाँ उत्पादक आएंगे, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता है, यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता है, यहाँ तृतीयक उपभोक्ता है। इसमें भी यदि उल्टा बना रहे हैं तो यहाँ उत्पादक लिखेंगे, यहाँ उपभोक्ता लिखेंगे, यहाँ अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक ऐसे लिखेंगे। सीधे पिरामिड की बात है कि यहाँ ये पिरामिड है हमेशा सीधा, कैसे? क्योंकि उत्पादकों की संख्या ज्यादा है। तो अपने घास के मैदान का यदि अपन बनाए, घास के मैदान हमेशा सीधा होता है, ठीक है। चाहे जंगल का बनाए हमेशा सीधा होता है। जैव भार पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड सारे सीधे होते हैं। लेकिन याद रखना तालाब का जैव भार पिरामिड है वो हमेशा उल्टा पिरामिड होता है, ठीक है। और एक वृक्ष का यदि पारिस्थितिक पिरामिड की बात करें तो वो भी हमेशा उल्टा होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो ये पिरामिड की बात हो गई। अब देखो एक बात मैं बताता हूं, पारिस्थितिकी के पोषक स्तर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने किसको लिखा, इसमें उत्पादक को लिखा, मतलब पेड़ पौधों को लिखा। उसके बाद अपन ने किसको लिखा? प्राथमिक उपभोक्ता को लिखा। उसके बाद अपन ने किसको लिखा? द्वितीयक उपभोक्ता को लिखा। उसके बाद अपन ने किसको लिखा? तृतीयक उपभोक्ता को लिखा। ऐसे लिखा। फिर अपन ने अपघटक लिखी। यहां से क्वेश्चन आता है, बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो उत्पादक है वो पारिस्थितिकी के प्रथम पोषक स्तर है, प्रथम पोषक स्तर है। उत्पादक क्या है? प्रथम पोषक स्तर है। क्यों? क्योंकि इनसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रारंभ होता है। प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक पोषक स्तर है। वो क्या है? द्वितीयक पोषक स्तर है। द्वितीयक उपभोक्ता है वो तृतीयक पोषक स्तर है। तृतीयक उपभोक्ता है वो चतुर्थक पोषक स्तर है। और अपघटक है वो पंचम पोषक स्तर है।
ठीक है। एक साल परीक्षा में क्वेश्चन आया 12वीं बोर्ड एग्जाम में कि कुत्ता किस पोषक स्तर का सदस्य है। अब बच्चों ने सोचा कि कुत्ता तो द्वितीयक उपभोक्ता है, तो उसको द्वितीयक पोषक स्तर करके आ गई, द्वितीयक पोषक स्तर कर दिया, लेकिन वो गलत हो गया। कैसे? यहाँ देखो द्वितीयक उपभोक्ता है कुत्ता तो, है ना, और कुत्ता द्वितीयक उपभोक्ता है, तो पोषक स्तर कौन सा हो गया? तृतीयक पोषक स्तर हो गया। तो इस क्रम को ढंग से पढ़ लेना। यहाँ से या तो सीधा सीधा पूछ ले, नहीं तो कोई जानवर है, जंतु है, उनका उदाहरण देगा आपको, उनमें से पूछेगा, तो बेटा सही करके आना इसको। चलो, ये अपना हो गया पारिस्थितिकी वाला, पूरा बता दिया मैंने, प्रश्न आने की संभावना पक्की है। चलो 34 का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षांश का नियम इसी से रिलेटेड है। दक्षांश का नियम, देखो दक्षांश का नियम कहता है कि एक पोषक स्तर में जितनी ऊर्जा है वो 90% ऊर्जा तो अपने खुद के कार्यों में लगा लेता है, खुद की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने में 90% जो ऊर्जा है वो तो खर्च कर लेता है, दूसरे पोषक स्तर को, ऊपर वाले पोषक स्तर को केवल 10% ही देता है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, मैंने लिखा था यहां कि प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता दे रहा है, ये केवल 10% ही दे रहा है। द्वितीयक तृतीयक को दे रहे हैं, ये केवल 10% ही दे रहे हैं। उत्पादक उपभोक्ता को दे रहे हैं, ये केवल 10% ही दे रहे हैं। बाकी 90% ऊर्जा है वो तो अपनी उपापचयी क्रियाओं में खुद ही काम में ले लेते हैं। 10% ऊर्जा ही उपरोक्त पोषक स्तर को देते हैं। इसी को दक्षांश का नियम कहा जाता है। दक्षांश का मतलब 10 से है, 10% से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 35 का। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया और नाम किसने दिया? अभी अभी मैंने बता ही दिया, ये तो एजी टेंसले और ओडम, ठीक है। चलो अब देखो बेटा जी, क्लास बड़ी हो जाएगी। 35 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, इनका टोटल क्वेश्चन 70 करने हैं अपने को। 35 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में अभी करा देंगे। ये जो 35 क्वेश्चन हैं, इनको आप जो मैंने कराए हैं बोर्ड पे, उनको तो अभी समझ लेना, और जो मैंने बोला है कि ये प्ले लिस्ट में है, उनके वीडियो पक्के देखने हैं। कुछ एक प्रश्नों के लिए मैंने बोला है कि इनको आपको पढ़ने हैं, तो वो आप बेटा जी पढ़ लेने, पक्का पढ़ना है आपको। इन 35 ये और 35 अगले वाले, इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा। मैं गारंटी लेता हूं यदि इनको आप पढ़ते हो तो पूरे आपके 56 में से 56 नंबर आएंगे, ठीक है। इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, इन्हीं में से बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, धन्यवाद।